बीकॉम पार्ट 1 या बीकॉम सेमेस्टर 1 के मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज आप सबों को साझेदारी फर्म का पुनर्गठन अध्याय इंग्लिश में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर से संबंधित एक क्वेश्चन बता रहा हूं, जिसके माध्यम से आज हम सभी रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट को अच्छे से बनाने के लिए सीखेंगे। तो आइए एक प्रश्न के माध्यम से हम ये तीनों अकाउंट को बनाने के लिए सीखें। जैसा कि आप सभी पहले से ही जानते हैं कि साझेदारी फर्म का जब पुनर्गठन होता है तो फर्म की सभी संपत्तियों को बेचकर दायित्वों का भुगतान किया जाता है और शेष राशि को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरण कर दिया जाता है, जिसके लिए हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाना होता है और उसके बाद कैश या बैंक अकाउंट बनाना होता है। और ऐसा करने के लिए प्रश्न में हमें दो चीज़ें रहती है, एक बैलेंस शीट दी होती है और दूसरा अतिरिक्त सूचना रहता है, जिसके माध्यम से हम यह पढ़ पाते हैं कि इन संपत्तियों को कितना में बेचा गया है और उससे कितने में दायित्वों का भुगतान किया गया है। तो आइए सबसे पहले एक नज़र हम प्रश्न पर ध्यान दे दें। तो प्रश्न में कह रहा है कि ए, बी तथा सी साझेदार थे जो लाभ हानि का विभाजन 1/2, बी 3/10 एवं सी 1/3 के अनुपात में करते थे। 31 मार्च 2013 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार था, और स्थिति विवरण का मतलब है बैलेंस शीट, जिसकी एक तरफ विभिन्न संपत्तियों को दर्शाया गया है और दूसरी तरफ दायित्वों को दर्शाया गया है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभी तक आपको इस प्रश्न को पढ़ने से ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर प्रश्न में करना क्या है। अभी तक केवल आपको यह पता चला कि इसमें 3 साझेदार ए, बी और सी है, जो अपने लाभ और हानि को 1/2 ए, 3/10 बी और सी 1/3 के अनुपात में बांटते हैं। और 31 मार्च 2013 को उनका स्थिति विवरण निम्नलिखित था, जिसमें से संपत्तियां फर्नीचर, स्टॉक, डेब्टर, प्रोविज़न, बिल रिसीवेबल और कैश दिया हुआ है, और दूसरी तरफ दायित्व ABCD की इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का फंड दिया हुआ है, ए का लोन दिया हुआ है और क्रेडिटर दिया हुआ है। तो ये बैलेंस शीट दी है, लेकिन अभी तक प्रश्न में करना क्या है ये दिया हुआ नहीं है, केवल हमें यहाँ तक सूचना मिला। लेकिन जैसे ही इस प्रश्न के पेज को हम पलटते हैं तो आगे लिखा हुआ है कि देनदार से 200 रुपये अप्राप्य है। प्राप्य बिलों को पूरा भुगतान प्राप्त किया, स्टॉक से 1700 वसूल हुए, फर्नीचर को बी ने पुस्तकीय मूल्य पर ले लिया, वसूली के व्यय 200 रुपये हुए, और लिख रहा है कि फर्म की बहियों को बंद करने के लिए आवश्यक खाता बनाई। तो आपको मालूम है कि फर्म की बहियों को बंद कब किया जाता है? फर्म की बहियों को तब बंद किया जाता है जब साझेदारी फर्म का पूर्ण रूपेण विघटन हो जाता है। और विघटन का मतलब यह है कि फर्म का पूर्ण रूपन बंद हो जाना। और जब फर्म बंद हो जाता है तो हम बैलेंस शीट की जितनी भी संपत्तियां हैं उन सभी संपत्तियों को क्या करते हैं? बेचते हैं। फिर उसके बाद दायित्वों का भुगतान करते हैं। जो शेष राशि बचता है उसे साझेदारों के बीच बांटकर उसे पूंजी खाते में हस्तांतरण कर देते हैं, और ऐसा करने के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो आइए इस प्रश्न के माध्यम से हम सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएं। तो जैसा कि प्रश्न में कहा कि फर्म के विघटन के संबंध में आवश्यक जर्नल बनाना है, जिसके लिए हमें सबसे पहले बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। और आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बता दिया गया है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के 5 नियम हैं, और उस 5 नियम से रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। इससे पहले की वीडियो अगर आप देखना चाहें तो अगर इस वीडियो को आप लिंक से खोले हैं तो वीडियो के नीचे में आप देखेंगे एक छोटा सा ब्लैक कलर का त्रिभुज का फोटो बना हुआ है। जैसे इस त्रिभुज को टच करेंगे तो आपको पीछे के सारे वीडियोस दिख जाएंगे, आगे और पीछे की वीडियो आप उस माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के सारे नियम दिए हैं।
ऐसे भी अगर रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के नियम आप देख चुके हैं तो इसे बनाना आपके लिए बहुत आसान है, और अगर आप नहीं भी देखे हैं तो मैं अभी आपको बताते जाता हूं कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का सबसे पहला नियम है कि बैलेंस शीट की जितनी भी संपत्तियां हैं उन सभी संपत्तियों को डेबिट साइड में लिखना है। क्यों? क्योंकि सभी संपत्तियों का बैलेंस डेबिट होता है। तो आइए देखिए कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हमें प्रश्न में दिए गए बैलेंस शीट की सभी संपत्तियों को डेबिट साइड में लिखना है। तो संपत्ति साइड में क्या लिखा हुआ है? पहले फर्नीचर, फिर है स्टॉक, फिर है डेब्टर और फिर लिखा हुआ प्रोविज़न। तो डेब्टर में से प्रोविज़न को देखिए यहाँ पर माइनस किया जाता है, और आप जानते हैं कि भले ये एसेट साइड में लिखा हुआ है लेकिन प्रोविज़न दायित्व तो होता है, और यही वजह है कि एसेट साइड में लिखे जाने के कारण ये माइनस हो गया है। फिर है बिल रिसीवेबल और फिर है कैश इन हैंड। तो आपको मालूम है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का पहला नियम है कि कैश को छोड़कर जितनी भी संपत्तियां हैं सभी संपत्तियों को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं। क्यों? क्योंकि सभी संपत्तियों का बैलेंस डेबिट होता है। और दूसरा नियम यह भी है कि एक से जब हम दूसरे खाते में कोई भी चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं तो साइड चेंज हो जाता है। तो ये दाहिने साइड में है, इधर से ट्रांसफ़र करेंगे तो लेफ्ट साइड में चला जाएगा। एक वजह यह है। दूसरा वजह है कि संपत्ति पक्ष से कोई भी मदों को जब हम किसी भी लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे वो रियलाइजेशन हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे कैश या बैंक, डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट यानी कि एसेट साइड से कोई भी चीज़ जब किसी भी लेजर में ट्रांसफ़र होगा तो वो डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर से जानते हैं कि सभी संपत्तियों का बैलेंस जो होता है वो डेबिट होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को छोड़कर सभी संपत्तियों को ट्रांसफ़र करेंगे। तो फर्नीचर आएगा, स्टॉक आएगा, डेब्टर आएगा, लेकिन डेब्टर का अमाउंट अगर हम 2800 लिखेंगे तो प्रोविज़न के अमाउंट को हमें इसके अपोजिट साइड में यानी लायबिलिटी साइड में लिखना होगा। और दूसरा नियम है कि अगर हम 1900 लिखते हैं तो हमें इस अमाउंट को लिखना नहीं होगा। तो ये दोनों विधि में से अभी हम यह प्रयोग करेंगे कि डेब्टर का अमाउंट हम 2800 लिखेंगे। कौन साइड में लिखेंगे? तो एसेट साइड है, तो एसेट से जो भी ट्रांसफ़र करेंगे तो डेबिट साइड में। लेकिन प्रोविज़न का अमाउंट को हम अपोजिट में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोविज़न एसेट साइड में ज़रूर है लेकिन ये लायबिलिटीज होता है, और यही कारण है कि यह राशि जुड़ने के बजाय क्या हो गया है? माइनस। फिर बिल रिसीवेबल आएगा और कैश इन हैंड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो ये मैंने पहले ही बता दिया है कि इधर से जितनी भी संपत्तियों को रियलाइजेशन अकाउंट में इसलिए ट्रांसफ़र किया जाता है क्योंकि इन सभी संपत्तियों को बेचा जाए। तो कैश को अगर हम बेचेंगे भी तो कैश ही आएगा ना। इन सभी को इसलिए बेचा जाता है कि बेचकर हम इसे कैश प्राप्त करें, लेकिन कैश इन हैंड तो ऑलरेडी कैश है, इसलिए कैश को शामिल नहीं करेंगे। तो इन सभी संपत्तियों को हम डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब इस प्रश्न से हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। आपको प्रश्न के माध्यम से बता दिया गया कि सबसे पहले हम ट्रांसफ़र करेंगे फर्नीचर को, जिसका कीमत जो है वो दिया हुआ है 450 रुपये। फर्नीचर के बाद हम ट्रांसफ़र करेंगे स्टॉक को, जिसका कीमत दिया हुआ है 1750, और फिर हम ट्रांसफ़र करेंगे डेब्टर्स को। तो मैंने आपको बताया है कि अगर डेब्टर्स की राशि यानी डेब्टर्स के अगर हम अंदर वाली अमाउंट को लिखेंगे 2800 को, तो इसके प्रोविज़न को हमें अपोजिट साइड में लिखना होगा। तो डेब्टर का हम अमाउंट यहाँ लिखेंगे 2800। तो डेब्टर की राशि अगर हम यहाँ 2800 लिखेंगे तो प्रोविज़न को हमें अपोजिट साइड में लिखना होगा। क्यों? क्योंकि प्रोविज़न लायबिलिटीज़ होता है और डेब्टर्स में चूंकि माइनस किया गया इसलिए इसके अपोजिट में चला जाएगा, और इसका जो प्रोविज़न की राशि दी हुई है वो दिया हुआ है 900। तो अब हम लोग ट्रांसफ़र कर चुके हैं फर्नीचर को, ट्रांसफ़र कर चुके हैं स्टॉक को, डेब्टर के 2800 के लिखे और प्रोविज़न को उसके अपोजिट में लिख लिए। फिर हमें लिखना है बिल रिसीवेबल, और कैश इन हैंड लिखा नहीं जाता है तो बिल रिसीवेबल कितना है 300। तो अब यहाँ पर आप लिख लीजिए बिल रिसीवेबल 300। अब यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट का पहला नियम खत्म होता है। रियलाइजेशन अकाउंट का पहला नियम है कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में, पहला नियम है कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में जितनी भी संपत्तियां हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को छोड़कर उसे डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं। पहला नियम कंप्लीट। दूसरा नियम है कि बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में जितने भी लायबिलिटीज है उन सभी लायबिलिटीज़ को
क्रेडिट साइड में लिखना है। क्यों? क्योंकि सभी लायबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए इधर से कोई भी मदे, चाहे वो रियलाइजेशन हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे या कैश या बैंक हो, लायबिलिटीज से जब भी कोई मदे किसी भी लेजर में ट्रांसफ़र होता है तो वो क्रेडिट में जाता है। तो अब आइए कि रियलाइजेशन अकाउंट के दूसरे नियम के अनुसार हमें सभी दायित्वों को क्रेडिट साइड में लिखना है। तो दायित्व में सबसे पहले लिखा हुआ कैपिटल ABC का, तो हमें दायित्वों को ट्रांसफ़र करना है, कैपिटल को नहीं। तो आगे बढ़ जाइए। फिर लिखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो ये फंड है और फंड के पैसे साझेदारों के बीच बांटे जाते हैं, क्योंकि कोई भी फंड लाभ से निकलता है तो यह भी पूंजी से संबंधित है, तो यह भी इसमें शामिल नहीं होगा। फिर लिखा हुआ ए का ऋण, तो लोन जो है वो लायबिलिटीज़ होता है, लेकिन ये लोन किसका है? ए का, और ए इस फर्म का साझेदार है, इसलिए ये इसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर लोन के जगह में बैंक लोन रहता या किसी और के नाम का लोन रहता तो हम इसे दायित्व मानते, लेकिन इसे दायित्व क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि ए इस फर्म का साझेदार है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्रेडिटर। तो क्रेडिटर दायित्व है और इस दायित्व को हमें ट्रांसफ़र करेंगे। चूँकि बैलेंस शीट यहीं पर खत्म हो रहा है तो एक ही दायित्व है, कितना है? 2500। और लायबिलिटी साइड से कोई भी चीज़ हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे हम लोग कौन साइड में ट्रांसफ़र करते हैं? क्रेडिट साइड में। तो अभी देख लीजिए, ये है रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम ट्रांसफ़र करेंगे बाय क्रेडिटर्स, जिसका जो अमाउंट है वो है 2500। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के 5 नियम हैं। उन 5 नियम में सबसे पहला नियम है कि बैलेंस शीट की जितनी भी संपत्तियां हैं, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को छोड़कर सभी को डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करना, तो ट्रांसफ़र कर दिए। दूसरा नियम है कि बैलेंस शीट की जितनी भी लायबिलिटीज़ है उन सभी लायबिलिटीज़ को क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना, तो इसमें एक ही लायबिलिटीज़ था क्रेडिटर, जिसे हम ट्रांसफ़र कर दिए। 2 नियम कंप्लीट हो गया। अब तीसरा नियम यह है कि अतिरिक्त सूचना को पढ़कर हमें देखना है कि इन सभी संपत्तियों को कितना में बेचा गया है और फिर इस दायित्वों का कितना में भुगतान कर दिया गया। तो मैंने कहा कि पहला नियम संपत्ति को ट्रांसफ़र कीजिए, दूसरा नियम दायित्वों को ट्रांसफ़र कीजिए, तीसरा नियम अब अतिरिक्त सूचना को पढ़कर देखना है कि इन संपत्तियों को कितना में बेचा गया और फिर पढ़कर देखना है कि इन दायित्वों का कितना में भुगतान हुआ। तो आइए अब हम लोग यहाँ पर देखें कि इन संपत्तियों को बेचने से हमें कितनी राशि प्राप्त हुई है, जिसके लिए हम यहाँ पर बनाएंगे वर्किंग नोट। क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। और यहाँ पर हम लिखेंगे रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स, रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट। तो किसे किसे हमें रियलाइज्ड करना है? तो जो भी चीज़ें हमने बैलेंस शीट से ट्रांसफ़र किया है, फर्नीचर, स्टॉक, डेब्टर और बिल रिसीवेबल। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए फर्नीचर, फिर लिख दीजिए स्टॉक, फिर लिख लीजिए डेब्टर्स और फिर लिख लीजिए बिल रिसीवेबल। और फिर यहाँ पर लिखिए इसका बुक वैल्यू। तो फर्नीचर का बुक वैल्यू कितना दिया हुआ है? 450। स्टॉक का बुक वैल्यू कितना है? 1750। डेब्टर का बुक वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2800। और बिल रिसीवेबल का वैल्यू दिया हुआ है 300। अब हम इसका अतिरिक्त सूचना पढ़कर देखेंगे कि इसे कितना में बेचा गया है, वही राशि यहाँ पर निकालना है। तीसरा नियम, चौथे नियम के मुताबिक यहाँ पर जितने भी दायित्व हैं उन सभी दायित्वों का भुगतान करना है। तो यहाँ पर निकालेंगे हम लोग पेमेंट टू लायबिलिटीज। तो हम देख रहे हैं कि लायबिलिटीज़ में एक ही चीज़ हम जिससे बैलेंस शीट से ट्रांसफ़र किए हैं वो लायबिलिटीज़ का नाम क्या है? क्रेडिटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिटर्स, जिसका बुक वैल्यू दिया हुआ है 2500। अब इसे हमें पढ़कर देखना है कि इसका मार्केट वैल्यू कितना है। तो अब हम लोग अतिरिक्त सूचना को पढ़ें और देखेंगे कि इन संपत्तियों को कितना में बेचा गया है और फिर इन दायित्वों का कितना में भुगतान किया गया है। तो अब हमारे पास अतिरिक्त सूचना आता है, ये प्रश्न है, इस प्रश्न को अब हम पलटते हैं। तो यहाँ पर लिख रहा है आपका कि डेब्टर, क्या लिख रहा है कि डेब्टर से 200 रुपये अप्राप्य है, यानी कि अप्राप्य मतलब जो प्राप्त नहीं होगा। तो हमारा देख लीजिए कि डेब्टर जो है वो कितना है? 2800, जिसमें से बोला कि 200 रुपया अप्राप्य यानी अप्राप्य मतलब अप्राप्त नहीं होगा। तो इससे हमें कितने रुपये मार्केट वैल्यू मिलेंगे? 2600। फिर आगे बढ़िए तो लिख रहा है डेब्टर से 200 अप्राप्य है
प्राप्य बिलों यानी कि बिल रिसेबल को पूरा भुगतान प्राप्त किया गया, यानी प्राप्य बिलों को पूरा भुगतान प्राप्त किया गया, यानी कि बिल रिसेबल को पूरा भुगतान प्राप्त किया। तो 300 के बदले में यहाँ पर कितना लिखा आएगा 300। अब बच गया स्टॉक और फर्नीचर। तो आगे आइए, तो लिख रहा है कि प्राप्य बिलों को पूरा भुगतान किया गया, स्टॉक से 1700 वसूल हुए। तो स्टॉक का जो मूल्य 1750 था उससे कितने वसूल हुए 1700। अब बच कौन गया फर्नीचर। अब बोलोगे सर अगर इसका मार्केट वैल्यू ना दिया हो तो ये बुक वैल्यू ही मार्केट वैल्यू बन जाता है ना, और अगर दिया हुआ है तो ठीक है। तो आगे पढ़िए, तो लिख रहा है कि फर्नीचर को बी ने पुस्तकीय मूल्य पर ले लिया, यानी ये जो फर्नीचर है उसको बेचा नहीं गया है बल्कि इस फर्नीचर को बी ने पुस्तकीय मूल्य पर ले लिया है और इसे बेचा नहीं गया है। तो चूंकि इसे बेचा नहीं गया है तो फर्नीचर यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब हमने देखा कि तीसरे नियम के अनुसार सभी संपत्तियों को बेचा जाएगा। तो बेचे कितना में, फर्नीचर को चूंकि बी ले लिया है तो स्टॉक, डेब्टर और बिल रिसेबल से मेरे पास आया 0 0 7 3 10 और 6 16 का 6 हासिल 1 3 और 1 4, यानी 4600 आया। तो ये जो संपत्तियों की बिक्रे की राशि है, इस बिक्रे की राशि को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे बाई कैश लिखना है कि बैंक लिखना है। तो प्रश्न में देखिए कैश इन हैंड हो तो कैश लिखना, और अगर कैश एट बैंक हो तो बैंक लिखना। तो यहाँ पर कैश इन हैंड है इसलिए हम कैश का प्रयोग करेंगे, और अगर कैश एट बैंक होता तो हम बैंक का प्रयोग करते। तो यहाँ पर कैश इन हैंड है तो हम यहाँ पर कैश का प्रयोग करेंगे। तो तीसरे नियम के अनुसार सभी संपत्तियों की बिक्री की राशि को यहाँ लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, बाई कैश लिखना है, चूँकि कैश लिखा हुआ है तो कैश अकाउंट। क्या चीज़ के पैसे हैं, तो एसेट्स के पैसे हैं। इन संपत्तियों को बेचने से कितने पैसे हमारे पास आए 4600। तो अब यहाँ लिखना है 4600। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको यह मालूम है कि रियलाइजेशन अकाउंट के पहले नियम के मुताबिक सभी संपत्तियों को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, फिर सभी दायित्वों को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, फिर सभी संपत्तियों को बेचकर क्रेडिट साइड में। तो इन सभी संपत्तियों को बेचें तो 4600 आया, जिसमें से फर्नीचर को बेचा नहीं गया है। इस फर्नीचर को किसने ले लिया है, बी ने। तो जितनी भी संपत्तियां यहाँ लिखी जाती है सबका इधर विक्रय होना चाहिए, या तो वह बिक जाना चाहिए या उसे कोई साझेदार को ले लेना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पर स्टॉक, डेब्टर और बिल रिसेबल बी का है, लेकिन बी को फर्नीचर को बी ने लिखा है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा बाई बीज कैपिटल और ब्रैकेट में लिखा जाएगा फर्नीचर, और इसकी कीमत कितनी हो जाएगी 450 रुपये। ठीक है, तो जितनी भी संपत्तियां थी जिसमें फर्नीचर को बी ने लिया इसलिए बी का नाम लिखा गया, स्टॉक, डेब्टर और बिल रिसेबल को बेचा गया तो इसलिए यहाँ पर बाई कैश लिखा गया। तो तीसरा नियम कंप्लीट। चौथे नियम के मुताबिक अब इस दायित्व का हमें क्या करना है, भुगतान। बोलोगे सर ये प्रोविज़न का भुगतान नहीं होगा, तो जी नहीं, इस प्रोविज़न तो डेब्टर्स के बदले में लिखा गया है और डेब्टर्स का जिक्र तो हम लोग यहाँ पर नीचे में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसलिए इस प्रोविज़न का मतलब नहीं है। तो दायित्व एक ही हम लोग ट्रांसफ़र किए बैलेंस शीट से, वो क्रेडिटर। तो अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे पेमेंट टू लायबिलिटीज़। अब पेमेंट टू लायबिलिटीज़ यानी कि क्रेडिटर का वैल्यू जो 2500 है, अब देखना है कि इसे कितना में बेचा गया है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें अतिरिक्त सूचना को पढ़ना पड़ेगा। तो ये है आपका क्वेश्चन में लिखा है कि ABC से साझेदार हैं जिनका लाभ हानि अनुपात है, नीचे में बैलेंस शीट दिया हुआ है, तो बैलेंस शीट के बाद अतिरिक्त सूचना होता है। अब इसमें पढ़िए, तो ये तो डेब्टर से संबंधित है, ये बिल से संबंधित है, ये स्टॉक से संबंधित है, ये फर्नीचर से संबंधित है। समापन के व्यय 200 रुपये हुए हैं। फर्म की बहियों को बंद करने के लिए आवश्यक खाते बनाइए। तो प्रश्न आपका समाप्त हो गया, लेकिन दायित्वों का भुगतान कितना करना है ये प्रश्न में लिखा हुआ नहीं है। तो मैंने पहले ही आपको नियम बताया है कि जब किसी भी संपत्ति का पुस्तकीय मूल्य न दिया हो तो उसका बुक वैल्यू ही मार्केट वैल्यू बनता है, और अगर कोई दायित्व का भुगतान के बारे में न दिया हो तो इसका बुक वैल्यू ही क्या बन जाएगा, मार्केट वैल्यू। तो चूंकि प्रश्न में क्रेडिटर का भुगतान करना है और क्रेडिटर के भुगतान के बारे में प्रश्न में कोई सूचना ही नहीं है, तो इसका बुक वैल्यू ही क्या बन जाएगा, मार्केट वैल्यू। यानी दायित्व का भुगतान हम 2500 करेंगे, तो इस क्रेडिटर का भुगतान हो जाएगा इधर साइड में टू कैश अकाउंट
क्या चीज़ का भुगतान हुआ है? क्रेडिटर्स का। कितना होगा? तो 2500 ही होगा, क्योंकि इसका प्रश्न में भुगतान के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2500। और अब आखिरी नियम है जो कि रियलाइजेशन अकाउंट का, वो है कि अब प्रश्न को पढ़कर हमें देखना है कि प्रश्न में समापन व्यय है या नहीं। अगर है तो इसे डेबिट साइड में लिखकर हम बैलेंस करेंगे, और नहीं है तो डायरेक्ट। तो प्रश्न को पढ़िए और देखिए कि इसका बैलेंस के बारे में समापन व्यय दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो अब हम प्रश्न को पढ़ेंगे। तो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के पीछे अतिरिक्त सूचना है जिसमें लिखा हुआ है समापन व्यय। देखिए लिख रहा है वसूली के व्यय 200 रुपये हुए। तो अब हमें यहाँ पर वसूली के व्यय के लिए भुगतान करना होगा। लिखाएगा टू कैश अकाउंट और ब्रैकेट में लिखा जाएगा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, और इसकी राशि जो है वो दी हुई है 200 रुपये। अब इसके बाद ये रियलाइजेशन अकाउंट बनकर कंप्लीट हो गया। अब हमें इसे करना है बैलेंस। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के 5 नियम हैं। पहला नियम है कि बैलेंस शीट की जितनी भी संपत्तियां हैं, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को छोड़कर सभी को डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करना है। तो आपने देखा कि हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट से सभी संपत्तियों को यहाँ तक डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया। दूसरा नियम है कि बैलेंस शीट के जितने भी दायित्व हैं, तो इसमें देखिए कि ये तो कैपिटल है, ये फंड पूंजी का हिस्सा होता है। लोन दायित्व है, लेकिन ए का है, ए साझेदार, इसलिए इसमें शामिल नहीं होगा। तो एक ही दायित्व था, और दायित्व किस तरफ से कोई भी चीज़ हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं। तो दूसरे नियम के अनुसार हम रियलाइजेशन अकाउंट में दायित्व को ट्रांसफर कर दिए। ये 2 नियम कंप्लीट है। फिर तीसरा नियम है कि बैलेंस शीट से जितनी भी संपत्तियों को आप लाए हैं उसको बेचकर हमें इधर साइड में लिखना है। तो क्या कितना में बेचना है, इसलिए हमने लिखा रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट, और कितना में बेचा जाएगा तो ये बैलेंस शीट के नीचे अतिरिक्त सूचना में लिखा रहता है। तो अतिरिक्त सूचना के माध्यम से हम लोगों ने सभी संपत्तियों को बेचा, जिसमें से फर्नीचर को बी ने लिया था, इसलिए हम लोगों ने सभी चीज़ों को लिखा, लेकिन फर्नीचर को चूंकि बी लिया है इसलिए सभी संपत्तियों को बेचकर हम लोगों ने बाई कैश एसेट्स लिखा, और फर्नीचर को बी ने लिया है तो बी का नाम लिखा है। ये तीसरा नियम कंप्लीट हो गया। चौथे नियम के मुताबिक बैलेंस शीट से जो दायित्व आया है उसका भुगतान करना है, तो जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर बनाया पेमेंट टू लायबिलिटी। अब इस दायित्व का भुगतान कितना में हुआ है यह भी हमें अतिरिक्त सूचना से पढ़ना है। तो जब हम अतिरिक्त सूचना को पढ़ें तो पता चला कि दायित्व के भुगतान के बारे में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन दायित्व के भुगतान के बारे में कोई जिक्र रहे या न रहे उसका भुगतान करना ज़रूरी है। तो भैया अब जब इसका बुक वैल्यू दिया ही हुआ नहीं है तो हम कितना में भुगतान करेंगे? जब मार्केट वैल्यू नहीं दिया हुआ तो इसका बुक वैल्यू ही क्या बन जाता है? मार्केट वैल्यू। तो हम इस दायित्व का भुगतान 2500 था तो हमने 2500 रुपये में ही भुगतान कर दिया। और रियलाइजेशन अकाउंट का 5वां नियम है कि अगर प्रश्न में समापन व्यय है तो समापन व्यय को लिखकर बैलेंस कीजिए। तो प्रश्न में आपने देखा कि समापन व्यय 200 है, तो इस 200 रुपये को आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब इसका हमें शेष निकालना है, और शेष निकालने का नियम है कि जिसका साइड का टोटल ज़्यादा हो उस साइड के टोटल्स को पहले जोड़िए। तो आप इधर देख रहे हैं कि मोटा मोटी 4 2 6 1 7 एक 8000 लगभग है। इधर का जोड़िए तो 2 4000 1 5 6, तो इधर का ही टोटल हमें ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो अब हमें इसका शेष निकालना है। तो इसके बैलेंस करने के लिए हमें देखना है कि कौन साइड का टोटल ज़्यादा है। तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, और जब इसे हम टोटल करेंगे तो इधर का टोटल आएगा हमारे पास 8450। तो इस टोटल को हमें इधर लिखना होगा 8450। इन सब को जब हम जोड़ेंगे तो इसका टोटल आएगा 8450 में से जब इसे माइनस करेंगे तो आएगा 450। अब हमें ये देखना है कि ये जो 450 रुपये आया है, ये 450 रुपये क्या चीज़ का है। तो ये है प्रॉफिट या लॉस। अब कैसे जानेंगे? तो आपको मालूम है कि डेबिट का मतलब लॉस होता है और क्रेडिट का मतलब इनकम होता है। तो डेबिट बड़ा था कि क्रेडिट बड़ा है? तो हम देख रहे हैं कि क्रेडिट बड़ा है। तो क्रेडिट जब बड़ा होगा तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है वो प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पर लिखाएगा टू प्रॉफिट, जिसे हम लोग ट्रांसफ़र कर देते। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कितने पार्टनर्स है? तो इसमें 3 है, ए
बी और सी, तो ए, बी और सी में इस 400 रुपये के लाभों को बांट देना है। किस अनुपात में बांटना है, तो इसका रेशियो दिया हुआ है। क्या रेशियो दिया हुआ है, तो ये प्रश्न के शुरुआत में ही आपने देखा है कि ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न के शुरुआत में ही लिखा हुआ है कि ये प्रश्न है कि ए, बी तथा सी साझेदार थे जो लाभ हानि को ए का है 1/2, बी का है 3/10 और सी का है 1/3, इस अनुपात में हमें बांटना है। तो लिखाएगा लाभ जो हुआ है कितना, 450 रुपये, तो इस लाभ में हिस्सा, तो यहाँ लिखाएगा ए का लाभ, फिर यहाँ लिखाएगा बी का लाभ और फिर लिखाएगा सी का लाभ। तो ये हमारा कॉलम बनकर तैयार है और मैंने कहा कि यहाँ पर पहला जो होगा वो पार्टिकुलर, फिर तीनों का एक साथ बनेगा, इसलिए यहाँ पर ए का, बी का और सी का, फिर यहाँ पर लिखाएगा पार्टिकुलर्स और ये इधर ए का हो जाएगा, इधर बी का और सी का। आपको मालूम है कि इधर डेबिट साइड होता है और इधर क्रेडिट साइड। अब हमें मालूम है कि कैपिटल अकाउंट में उन्हीं मदों को लिखा जाएगा जो कैपिटल से संबंधित है। और हम पहले कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट से हम कोई भी चीज़ जब इस बार ट्रांसफ़र करेंगे तो साइड उसका चेंज हो जाता है। तो आइए, ये है प्रश्न आपका बैलेंस शीट। इसमें से उन्हीं मदों को शामिल करना है जो कैपिटल से संबंधित है। तो लायबिलिटी साइड में आ रहे हैं, सबसे पहले लिखा हुआ कैपिटल, तो जी हाँ कैपिटल बिल्कुल ट्रांसफ़र होगा। तो कैपिटल ए, बी और सी, और आप फर्स्ट ईयर से जानते हैं कि अपना खाता में अपना नाम लिखा नहीं जाता। तो हम कौन सा खाता बना रहे, पूंजी, और पूंजी खाते में पूंजी का अपना नाम नहीं लिखा जाता है। तो इसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, कौन साइड में है, तो लायबिलिटीज़ में। मैंने कहा एक लेजर से जब दूसरे में लेजर जाता है तो साइड चेंज हो जाता है, तो लेफ्ट में है तो राइट में जाएगा। और दूसरा मैंने कहा कि लायबिलिटीज से कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र होगा किसी भी खाते में, चाहे वो रियलाइजेशन में हो, चाहे वो कैपिटल में हो, चाहे वो कैश या बैंक में हो, लायबिलिटीज से जो भी चीज़ ट्रांसफ़र होगा तो वो क्रेडिट साइड में ही जाएगा। तो अभी हम कैपिटल को ट्रांसफ़र करने वाले हैं रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो हम लोग यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो ये कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। यहाँ पर बैलेंस बीडी क्यों लिखा गया, क्योंकि अपना खाता में अपना नाम लिखा नहीं जाता है। तो ए का पूंजी कितना है, 1000, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 1000। बी की पूंजी है 500 और सी की पूंजी है 200, तो बी की हो गई 500 और सी की हो गई 200। तो ट्रांसफ़र कर दिए। अब इसके बाद आ जाइए, लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो मैंने कहा कि जितने भी फंड होते हैं वो सभी लाभ में से बनाए जाते हैं और लाभ के हिस्से को साझेदारों के बीच में बांटा जाता है, अतः यह पूंजी का हिस्सा है। तो इसे ट्रांसफ़र करेंगे, कौन साइड ट्रांसफ़र करेंगे, तो आपको मालूम है कि लायबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए इधर से जो भी चीज़ ट्रांसफ़र होगा वो क्रेडिट में होगा। तो कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कितना रुपया दिया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की राशि है 500 रुपये। तो अब क्या इस 500 रुपये को सभी साझेदारों में 500 लिखा जाएगा, तो जवाब है नहीं। तो किस अनुपात में बांटा जाएगा, तो ये लाभ का हिस्सा होता है फंड, और लाभ का अनुपात आपको दिया हुआ है, तो आपको इस लाभ के अनुपात में बांटना होगा। ए को 1/2, बी को 3/10 और सी को 1/3। तो अब यहाँ पर हम लोग बांटेंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में ए का हिस्सा, फिर बनाएंगे बी का हिस्सा, फिर निकालेंगे सी का हिस्सा।
तो एक 500 रुपये में ए का हिस्सा है 1/2, तो आ जाएगा 250 रुपये। फिर 500 में बी का हिस्सा है 1/10, तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 50, और इसका 500 में है 1/3, तो ये जो है सो पॉइंट में आ जाएगा। लेकिन अगर हमें 2 का मालूम हो तो तीसरा का पता चल जाता है। तो अब 500 को जब 3 से डिवाइड कीजिएगा तो पॉइंट में आ जाएगा। लेकिन आपका दिमाग है, जानते हैं कि 500 को 3 में बांटना है, तो ये 250 है, ये 50 है, तो 500 में से 300 ले लिया तो ये कितना लेगा 200, और इसको काटिएगा तो पॉइंट में आ जाएगा, तो यहाँ पर 200 लिख लीजिएगा। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 250, इसका हो जाएगा 50, तो इसका हो जाएगा 200। मेरे प्यारे स्टूडेंट, थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, ये प्रश्न में मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये इंग्लिश में, हिंदी में देखिए 1/2, 3/10 और 1/3 है, जबकि इंग्लिश में है 1/5, और मेरे हिसाब से ये 1/5। मेरे हिसाब से क्या, जब भी आप सवाल बनाएंगे और इस तरह के मिसप्रिंट देखेंगे हिंदी और इंग्लिश में, तो हमेशा इंग्लिश वाले को ही माना जाता है, और इंग्लिश में लिखा हुआ 1/5, जो कि 1/3 हम लोग मान रहे, ये गलत है, तो यहाँ पर 1/5 लिखेंगे। तो 1/ जब आप 5 यहाँ करेंगे तो 5 से डिवाइड जब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है 100, ठीक है। और 1 मिनट, अब ये कन्फ्यूज़न हो गया, अब यहाँ पर रुकना पड़ेगा यहाँ पर थोड़ा। तो यहाँ से हम लोग इसको ध्यान देते, 1/2, 3/10 और 1/5। तो 1/2 के हिसाब से 250 हुआ, ये 1/10 नहीं बल्कि 3/10 है, तो इसको काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 150, और ये फिर 1/5 काटेंगे तो 100, तो यहाँ पर हो गया 250, फिर हो गया 150, और यहाँ पर हो जाएगा 100। अब जोड़ के देख लीजिए 500 आ रहा है कि नहीं, तो 250 और 150 400 और 100 500, अब यानी कि ये अनुपात सही हो गया। और चूंकि ये अनुपात हम लोग यहाँ पर हिंदी में और इंग्लिश में गलत है, तो हम लोगों ने यहाँ जो लाभ हानि का बांटा था वो भी गलत है, तो यहाँ पर जो हम लोग बांटे थे तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये यहाँ पर 3/10 होगा। तो इसको जब काटोगे तो 45 से गुना करोगे तो हो जाएगा 3 × 5 = 15 का 5 हासिल 1, 3 चौके 12 और 1 13, यहाँ 135 हो जाएगा, ठीक है। 3/10 से 1 0 से 1 0, 3 × 5 = 5 दिए, 15 का 5 हासिल 1, 3 चौके 12 और 1 13, और ये जो है आपका 1/5 है। तो इसको काटोगे तो 5 × 9 = 45, यानी कि यहाँ पर 90 रुपये। तो इसको सुधार लो, यहाँ पर ए का तो सही है 225, तो रियलाइजेशन अकाउंट में है, ये रियलाइजेशन अकाउंट में जो हम लोगों ने लाभों को बांटा था, तो इस लाभों का अनुपात चूँकि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में कन्फ्यूज़न था, तो ये अनुपात 1/2, 3/10 और 1/5 है। तो इसके अनुपात काटेंगे तो 225, 135 और 90 आएगा। तो इसका तो 225 सही लिखा हुआ है, फिर इसका 135 हो जाएगा, और फिर जो है ये नीचे में 90 हो जाएगा। तो इसको सुधार लेना, ठीक है। तो यहाँ पर 90 हो जाए। अब इसको जोड़ कर देखो तो 5 5 10 का 0 हासिल 1, 9 3 12, 2 14, 1 15 का 5 हासिल 1, 3 और 1 4। मैं यहाँ पर काट के लिख देता हूँ, 225 यहाँ होगा, 135 यहाँ होगा और 90 यहाँ पर होगा, ठीक है। ये प्रश्न में दिए गए कन्फ्यूज़न के वजह से हुआ। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाए थे, रियलाइजेशन अकाउंट में ये लाभ निकला था, ठीक है। और फिर इस लाभों को यहाँ पर साझेदारों के बीच में बांटा गया था। तो हिंदी के हिसाब से बनाए थे वो गलत था, तो मैंने इसको सुधार कर टिक कर दिया, बाद बाकी तो आप जान ही रहो, ठीक है। तो अब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो मैंने कहा कि कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग कहाँ पहुँचते हैं, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जितने भी लायबिलिटीज कैपिटल थे, उन सभी कैपिटल को हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर लिया। अब यहाँ पर लोन है, लोन कैपिटल में नहीं आता है, क्रेडिटर दायित्व नहीं आएगा। अब हम लोग आ जाते हैं इधर में एसेट साइड में। तो एसेट साइड में हम बना कौन सा अकाउंट रहे, कैपिटल अकाउंट। इसमें वही मदे आएंगे जो कि कैपिटल से संबंधित है, ठीक है। तो इधर की चीज़ें ट्रांसफ़र हो गए। अब इधर आइए, तो इधर है फर्नीचर, स्टॉक, डेप्टर, प्रोविज़न, बिल रिसीवेबल और कैश, यानी कि इधर कैपिटल से संबंधित कोई चीज़ें नहीं हैं। तो हमारा बैलेंस शीट का काम जो है वो ख़त्म हो गया। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हम लोग पहले पहुंचते बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट का काम हमारा ख़त्म हो गया। अब हमें कहाँ पहुंचना है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट अभी बना चुके हैं,
और अब देखना है कि चूंकि हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो इसमें वही लेन देन लिखे जाएंगे जो कैपिटल से संबंधित है। तो हमने बैलेंस शीट का काम खत्म कर लिया। अब कहाँ पहुँचना है? रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखते हैं कि कैपिटल से संबंधित कोई चीज़ रियलाइजेशन अकाउंट में है या नहीं है। अगर है तो साइड चेंज हो जाता है। तो अब आ जाइए रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में देखिए तो फर्नीचर है, स्टॉक है, डेब्टर, बिल रिसीवेबल है, कैश है, कैश है, तो ये सभी संपत्तियां हैं, नहीं आएगा। लेकिन आगे लिखा है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC, तो ये पूंजी से ABC से संबंधित है, तो ये आएगा। कौन साइड में है? तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। तो जैसे ट्रांसफर करेंगे तो ये कौन साइड में चला जाएगा? क्रेडिट साइड में। और ये कौन से खाते से आ रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है। चूंकि अपना खाता में अपना नाम लिखा नहीं जाता है तो ये आ कहाँ से रहा है? तो ये रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है। क्या चीज़ का पैसा आ रहा है? तो प्रॉफिट का पैसा आ रहा है। कितना आ रहा है? तो ए का 225, बी का 135 और सी का 90। तो यहाँ पर ए का लिखाएगा 225, बी का लिखाएगा 135 और सी का लिखाएगा 90। ठीक है। अब रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट का काम खत्म। अब आ जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में कोई चीज़ें हैं तो देख रहे हैं कि प्रोविज़न है, क्रेडिटर है, दायित्व है, ये सभी कैश एसेट्स है। तो बी है कौन साइड में? तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो इधर से जो भी चीज़ ट्रांसफर होगा वो डेबिट में चला जाएगा। ये कहाँ से आ रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ लिखाएगा बाई, तो ये इधर लिखेंगे तो आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। किसका पैसा आ रहा है? बी का पैसा आ रहा है। क्या चीज़ का पैसा था? फर्नीचर का। तो रियलाइजेशन में फर्नीचर लिख दीजिए, बी ने फर्नीचर लिया था। 450 किस में लिखाएगा? तो ये है किसका? बी का। तो बी के कॉलम में लिखाएगा 450। और इस तरह से अब ये कैपिटल अकाउंट बनकर तैयार हो गया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैंने आपको बताया है कि जब भी हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हम पहले जाते हैं बैलेंस शीट। तो हम लोग यहाँ पर आ गए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अगर कोई भी चीज़ कैपिटल से संबंधित है तो उसे साइड चेंज करके ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो एसेट साइड में कुछ भी नहीं था, इधर साइड में है कैपिटल और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और लायबिलिटी साइड से कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं तो क्रेडिट साइड में आता है। तो कैपिटल और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को हमने क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का अमाउंट 500 था, जिससे कि हम लाभ और हानि के अनुपात में हमने बांट दिया। फिर हम लोग पहुँचे हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट चूँकि हम कैपिटल बना रहे थे उसमें वही लेन देन लिखे जाएंगे जो कैपिटल से संबंधित है। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट है और रियलाइजेशन अकाउंट के कैपिटल रियलाइजेशन अकाउंट में ABC से कैपिटल में ये लाभ था तो डेबिट में है, ट्रांसफ़र किए तो किधर आ गया? क्रेडिट में। और इधर साइड में था क्रेडिट में तो ट्रांसफ़र किए तो किधर आ गया? डेबिट साइड में। अब हमें इसका शेष निकालना है। तो शेष निकालने का भी वही नियम है कि जिस साइड का टोटल ज़्यादा है पहले उधर जोड़िए। हम आते हैं सी का, तो सी का इधर है 390, इसको उठा कर ला गइएगा यहाँ 390। इधर कोई भी चीज़ नहीं है तो यहाँ पर लिखा जाएगा टू कैश अकाउंट। अब बोलोगे सर जब हम लोग बैलेंस करते हैं तो बैलेंस CD या BD लिखते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभी हम लोग पढ़ रहे साझेदारी फर्म का विघटन। और जब फर्म बंद हो जाता है, चूँकि यहाँ पर फर्म बंद हो रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। CD BD बैलेंस करते समय तब लिखा जाता है जब ये बिजनेस आज भी चल रहा है और आने वाले समय में भी चलेगा। लेकिन चूँकि ये फर्म क्या हो रहा है? बंद हो रहा है, इसलिए हम बैलेंस करेंगे तो बैलेंस को हम CD BD नहीं लिखेंगे बल्कि डायरेक्ट साझेदारों को पेमेंट कर देंगे। तो हम सबसे पहले बैलेंस किसका कर रहे हैं? सी का। सी का कौन साइड ज़्यादा है? क्रेडिट साइड। तो इसका टोटल है 390, तो हम यहाँ लिखेंगे 390। इधर कुछ है नहीं तो पूरा का पूरा बैलेंस जो है वो 390 आएगा, जिसको कैश से भुगतान हो जाए। अब आ जाते हैं बी का। तो बी का में इधर 450 इधर ही ज़्यादा है तो इसको जोड़ो 5, फिर 5 और 3 8, फिर 5 1 6 और 1 7, 785। तो आप यहाँ लिखो 785। 785 में से 450 को माइनस करो तो यहाँ लिखो 785 में से 450 को माइनस कर दो तो यहाँ होगा 10 में 5 8 5 13 और यहाँ पर हो जाएगा 3, तो 335 रुपये। तो यहाँ पर लिख दीजिए 335 और चेक कर लीजिए 5 5 और 3 8 और 4 और 3 7। अब आ जाते हैं ए का। तो ए का भी इधर ही ज़्यादा है, यहाँ हो जाएगा 5 5 और 2 7 2 और 2 4।
तो 1475, तो आप यहाँ लिखिए 1475, इधर कुछ भी नहीं है तो यही आ जाएगा 1475। और इस तरह से कैपिटल अकाउंट बनकर हमारा तैयार हो गया। तो हम लोगों ने अभी तक रियलाइजेशन अकाउंट सीखा, कैपिटल अकाउंट सीखा, और अब हम सीखने वाले हैं बैंक अकाउंट। लेकिन बैंक अकाउंट बनाने से पहले हमें एक लोन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। क्यों लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा? कि अभी तक हम लोग जो भी सवाल बनाए उसमें सभी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर दिया गया। देखिए अभी जो हम लोग प्रश्न बना रहे थे, एक सेकंड, जिसमें ABC के कैपिटल को कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी आप कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए, क्रेडिटर को आप रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन एक लोन का भी कुछ जिक्र हुआ है नहीं। फर्नीचर, स्टॉक, डेप्टर, प्रोविज़न, बिल रिसेबल को भी आप रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिए। कैश इन हैंड बच गया और लोन बच गया, तो ये दोनों का तो अभी तक कोई एंट्री नहीं हुआ है। तो हम अभी पहले लोन का लेज़र बनाएंगे और फिर हम लोग कैश का लेज़र बनाएंगे। बनाने का नियम बिल्कुल वही है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग ए का लोन खाता बनाएं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एज लोन अकाउंट, ठीक है। इसका हम लेज़र खींच का कॉलम खींच लेते हैं। फिर हम लोग अंत में बनाएंगे बैंक अकाउंट। अब इसके बनाने का नियम क्या है? तो देखिए बाबू कि ए का लोन बनाएंगे तो इसके ए का लोन बनाने के लिए भी हम सबसे पहले पहुंचेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बाद हम पहुंचेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद हम लोग पहुंचेंगे, क्या बनाए हैं, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर जब हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे तो बैंक अकाउंट बनाने के लिए हम पहले जाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बाद आप क्या बनाए हैं, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद क्या बनाए हैं, कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट के बाद आप क्या बनाए हैं, एज लोन अकाउंट। तो इस तरह से, और नियम आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ इसमें ट्रांसफ़र होगा तो साइड चेंज हो जाएगा। अब हम बना रहे ए का लोन खाता, तो इसमें वही मदे लिखे जाएंगे जो ए के लोन से संबंधित है। तो पहले हम लोग कहाँ पहुँचिएगा, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट पहुँचिए, तो ये आ जाइएगा आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखिए ए के लोन के संबंध में कुछ भी चीज़ें नहीं है। दायित्व में आइए तो ये कैपिटल है, कैपिटल नहीं आएगा। फंड कैपिटल से संबंधित नहीं आएगा, लोन आएगा। कौन साइड में जाएगा? तो आपको मालूम है कि दायित्व से कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं तो वो क्रेडिट में जाता है, तो इसे क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कीजिए। ए के लोन को ए के लोन खाते में, तो चूंकि अपना खाता में अपना नाम लिखा नहीं जाता है तो ए क्या जाएगा, बाई बैलेंस BD, और लोन की राशि कितनी है, 800। तो आप यहाँ पर लोन की राशि लिख दीजिए 800। ये आपका बैलेंस शीट का काम खत्म हो गया। अब आप कहाँ पहुँचिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। और हम बना रहे कौन, लोन अकाउंट। इसमें वही खाते लिखने हैं जो लोन से संबंधित है। तो अब हम लोग पहुंचेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आप देखिए कहीं पर भी ए का लोन जिक्र नहीं है। ये ABC है लेकिन ये लाभ का हिस्सा, लाभ पूंजी खाते में जाता है, तो कहीं पर भी ए का लोन नहीं है। इधर भी आइए तो प्रोविज़न, क्रेडिटर, कैश B, यानी कि इधर भी लोन नहीं है। तो मेरा बैलेंस शीट का काम खत्म हो गया, रियलाइजेशन का भी काम खत्म हो गया। अब हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट भी जब आप पहुँचेगा तो देखिए इधर भी ए का लोन का कहीं जिक्र नहीं है और इधर भी लोन का कहीं जिक्र नहीं है। तो अब आप इसे क्या कर दीजिए, बैलेंस। तो जब आप बैलेंस करेंगे तो इधर हो जाएगा 800, इधर बैलेंस करेंगे तो इधर हो जाएगा 800, इधर कुछ है ही नहीं। तो इसका भी, चूँकि ये मालूम है कि फर्म बंद हो रहा है इसलिए CDBD इसमें नहीं होता है, तो ये 800 रुपया जो है ए के ऋणों का भुगतान हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कैश अकाउंट लिखा है 800, दोनों तरफ आपस में बराबर हो गया कि एज लोन बन गया। अब हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट। आपको मालूम है कि बैंक अकाउंट में उन्हीं लेन देनों को लिखना है जो बैंक से संबंधित है। पहले हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, बैलेंस शीट। और चूंकि यहाँ पर बैंक का जिक्र नहीं हुआ, बैंक की जगह हम क्या जिक्र किए हैं, कैश, तो आप यहाँ पर बैंक लिखो या कैश लिखो। चूंकि हम लोग जिक्र किए हैं कैश का तो कैश अकाउंट बनाएंगे। पहले हम कहाँ पहुँचेंगे, बैलेंस शीट, नियम वही है। तो बैलेंस शीट पहुँचिए, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देखिए कहीं पर भी कैश लिखा हुआ नहीं। एसेट साइड में पहुँचेगा तो कैश लिखा हुआ है। कौन साइड में, एसेट से, तो एसेट साइड से हम कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र चाहे रियलाइजेशन में करें,
कैपिटल में करें या फिर कैश या बैंक में करें तो एसेट साइड से जो भी ट्रांसफ़र होगा तो किधर होता है, डेबिट में, तो डेबिट साइड में। और कैश इन हैंड अपना खाता में अपना नाम नहीं लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस BD और कैश का अमाउंट कितना दिया हुआ, 1100, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 1100। बैलेंस शीट का काम खत्म हो गया। अब हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। आपका मालूम है एक लेजर से जब दूसरे लेजर में ले जाते हैं तो साइड चेंज हो जाता है। हम बना रहे कैश अकाउंट, तो इसमें वही लेन देन लिखे जाएंगे जो कैश से संबंधित है। तो अब आइए रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में कैश है लिखा हुआ, तो फर्नीचर, स्टॉक, डेब्टर, बिलेबल, जी हाँ यहाँ कैश है, यहाँ पर भी कैश है, आगे नहीं है। कौन साइड में है, डेबिट में, तो ट्रांसफ़र होके कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। कौन से खाते से आ रहा है, रियलाइजेशन से। कौन साइड से आ रहा है, डेबिट से, तो डेबिट से ट्रांसफ़र होगा तो क्रेडिट साइड में। तो ये बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, फिर लिखाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या चीज़ के पैसे हैं, तो देखिए ये जो रियलाइज ट्रांसफ़र हुआ ये क्रेडिटर का पैसा है और ये डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज का पैसा है। कितना है, 2500 और 200। तो ये है आपका क्रेडिटर का पैसा 2500 और ये है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज का पैसा, तो यहाँ लिखा जाएगा 200। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड्स में जितने भी कैश थे, कैश से संबंधित चीज़ें ट्रांसफ़र हो गए। अब हम लोग आ जाते हैं इधर साइड में। तो इधर साइड में देखिए कहीं पर भी कैश है, तो जी हाँ ये कैश है। क्या चीज़ का पैसा है, तो एसेट्स को बेचने से आया था। कितना है, 4600। किधर से आ रहा है, क्रेडिट साइड से, तो ट्रांसफ़र करेंगे तो डेबिट में आएगा। कौन से खाते से आ रहा है, रियलाइजेशन, तो क्रेडिट वाला बैंक अकाउंट यानी कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या चीज़ का पैसा है, तो एसेट्स को बेचने से पैसा आया। देखिए क्या चीज़ का पैसा है, तो एसेट्स को बेचने से पैसा आया। कितना आया है, 4600, तो यहाँ लिखेंगे 4600। अब बैंक अकाउंट बनाने के लिए हम पहले बैलेंस शीट जाते हैं, बैलेंस शीट का काम खत्म हो गया, रियलाइजेशन का काम खत्म हो गया। अब हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट में जब आइए तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में कहीं पर भी कैश लिखा हुआ नहीं, डेबिट साइड में कैश लिखा हुआ है, तो इसको ट्रांसफ़र कीजिए। कहाँ से आ रहा है, तो ए के कैपिटल से। कहाँ से आ रहा है, तो बी के कैपिटल से। और ये अमाउंट कहाँ से आ रहा है, सी के कैपिटल से। कौन साइड से, डेबिट, तो डेबिट वाला ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट में। तो यहाँ लिखाएगा बाय एस कैपिटल, बाय बीस कैपिटल, बाय सीज कैपिटल अकाउंट, सब के आगे अकाउंट लिखेगा। कितनी राशि आ रही है, तो 1475, तो आप यहाँ लिखिएगा 1475। बी का राशि जो आ रहा है वो आ रहा है 335 और इसका जो आ रहा है वो आ रहा है 390। तो यहाँ पर डाल दिए 1475, 335 और 390, ये ट्रांसफ़र हो गया। अब कैपिटल अकाउंट के बाद अब लास्ट में हम कहाँ पहुँचने वाले, ए का लोन। तो ए का लोन में देखिए हाँ क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, डेबिट साइड में है, तो डेबिट वाला ट्रांसफ़र होगा तो किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। कहाँ से आ रहा है, ए के लोन अकाउंट से, तो यहाँ लिखाएगा एज लोन अकाउंट। कितना रुपया है, तो 800, तो अब यहाँ लिखेंगे 800। अब इतना करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, इतना लंबा मेहनत करने के बाद अब देखना है कि हम लोगों ने जो यह मेहनत करी है वो मेहनत सफल हुआ है या नहीं। अब हम इसके दोनों तरफ के चीज़ों को टोटल करेंगे। अगर टोटल करने पर दोनों तरफ आपस में बराबर हो गया तब तो बाबू यह सही है, और अगर कहीं पर भी बैलेंस नहीं आए तो गड़बड़ होगा। हाँ, और एक गड़बड़ मुझे दिख रहा है, ये जो बैलेंस आप यहाँ ट्रांसफ़र किए वो गलत ट्रांसफ़र किए हैं। क्यों किए कि ये बैलेंस कहाँ से लाए हैं आप, तो बैलेंस शीट से लाए हैं। और ये बैलेंस शीट के कौन साइड में है, एसेट साइड में। और एसेट से हम कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं तो वो डेबिट में आता है, और मैंने मिस्टेक से यहाँ पर लिख दिया था। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन रहा है और मेरा सोच है कि जल्दी से जल्दी इस वीडियो को कंप्लीट करें। चूँकि इतना लंबा वीडियो मैं बना तो लिया हूँ लेकिन वीडियो अपलोड जल्दी से हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं हड़बड़ी में हूँ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि ये अमाउंट हम बैलेंस शीट से लाए थे और ये गलत ट्रांसफ़र हो गया था, क्योंकि ये बैलेंस शीट के कौन साइड में लिखा है, डेबिट में। और इधर से कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं
एसेट साइड से तो डेबिट में जाता है, तो वो टू बैलेंस बी डी यहाँ पर आएगा, वो शुरुआत में लिख लेना टू बैलेंस बी डी, और ये है 1100। अब इन दोनों को तरफ को जोड़ें, अगर बराबर आ गया तो ये मेहनत सही है, और अगर नहीं आया तो मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब इस दोनों को जोड़कर हम देखते हैं। हाँ, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो इधर का भी टोटल 5700 आएगा, आप जोड़ के देख लीजिएगा, और इधर का भी टोटल जब कीजिएगा तो 5700 आएगा, और इन दोनों का जब टोटल आएगा बराबर तो आप राहत की सांस ले पाएंगे, है ना। ये बहुत ही लंबा सवाल हो गया, आज वीडियो बहुत ही लंबा बन गया है, लेकिन जो भी बना है उस वीडियो को रोक कर आप अच्छे से समझ लीजिएगा। पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट समझकर रियलाइजेशन अकाउंट को उतार लीजिएगा। जब रियलाइजेशन अकाउंट आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाए तब वीडियो को आगे बढ़ा करके आप कैपिटल अकाउंट समझने की कोशिश कीजिएगा। जब कैपिटल अकाउंट को बना करके नोट कर लीजिएगा तब आप एज लोन अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट बनाइएगा। चूँकि बहुत लंबा वीडियो है, पूरे वीडियो को एक साथ लगातार देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट को पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, फिर कैपिटल अकाउंट और फिर कैश या बैंक अकाउंट। आज के लिए इतना ही।